मैं कल 120 बहादुर मूवी देख के आया और मैंने सोचा कि इस पर तुरंत एक वीडियो बनाते हैं, इसको एक एनालाइज करते हैं। तो मैंने इस वीडियो को डिवाइड कैसे किया? पहली चीज़ तो ये कि इस वीडियो में थोड़े बहुत स्पॉयलर्स हैं, कोशिश करूंगा कि बहुत स्पॉयलर्स ना दूं, बट देने ही पड़ेंगे क्योंकि मैं इसको एनालाइज करने जा रहा हूँ। दूसरी चीज़, मैं पहले अपने कुछ पॉइंटर्स आपके साथ शेयर करूंगा और वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि ओवरऑल मेरा ओपिनियन इस पिक्चर के बारे में क्या है। सबसे पहली बात, जब भी मैं कोई मिलिट्री हिस्ट्री मूवी देखने जाता हूँ तो मेरे मन में हमेशा एक बहुत स्ट्रॉन्ग चाहत रहती है कि प्लीज़ उस बैटल का टैक्टिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा जनता को दिखाओ। हालांकि एक दो सीन्स थोड़े थोड़े दिखाए हैं जहाँ पे रेजांगला का टैक्टिकल एस्पेक्ट आपको ऊपर से दिखाया गया है कि वहाँ पे माउंटेन फीचर कैसे हैं, ज्योग्राफी वहाँ की कैसी है, ये सब दिखाया गया है। पर जितनी मेरी चाहत होती है ना कि टैक्टिकली दिखाएं कि प्लाटून्स कहाँ पोजीशन थी, उनकी रिलेटिव पोजीशंस कैसी थी, चाइनीज अटैक कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो लोग, इस सब चीज़ को उन्होंने मैप पे नहीं दिखाया। मैंने ये भी नोटिस किया है कि जनरली कोई भी टैक्टिकल मैप्स को और टैक्टिकल एस्पेक्ट को बैटल के मूवीज़ में नहीं दिखाता है। उसका कारण वही है जिसकी वजह से मैं जिज्ञासम पे इस एस्पेक्ट पे स्ट्रगल करता हूँ। वो सेम कारण है। कारण ये है कि ज़्यादातर ऑडियंस, ज़्यादातर व्यूअर्स जो इस पिक्चर को देख रहे हैं वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको जो ये क्लेम करते हैं कि उनको ये एस्पेक्ट देखना है, पर रियलाइजेशन मेरा ये है कि ज़्यादातर लोगों को वो चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगती, या इंटरेस्टिंग लगती होगी पर वो देखना नहीं चाहते। जो भी बात हो, ओवरऑल कंसर्न यही है कि अगर लोग टैक्टिकल एस्पेक्ट देखने में इंटरेस्टेड होते तो वो चीज़ों को दिखाया जाता, बट जनरली लोग बस उसकी स्टोरी में और जो ओवरऑल पॉलिटिकल इम्पैक्ट हुआ उस बैटल का उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। उस बैटल में एग्जैक्टली कंडक्ट कैसे किया गया बैटल को, ये कोई देखना नहीं चाहता। आगे बढ़ते हैं। जो मेरा सेकेंड फीडबैक है वो एक्चुअली पहले पॉइंट से रिलेटेड है। मैंने जो रेजांगला का वीडियो बनाया था, मैंने इस किताब से बनाया था। ये कुलप्रीत यादव जी की किताब है द बैटल ऑफ रेजांगला। किसी एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि भाई इतना भी खराब मत बता, सब कुछ तूने गलत बताया है, ऐसा वो बैटल नहीं हुआ था। जब मैंने वो कमेंट पढ़ा तो मेरे मन में ये विचार आया कि जो ये कह रहा है बात, उसका सोर्स क्या है, मतलब उसको कैसे पता कि एग्जैक्टली कैसे हुआ था बैटल। क्योंकि मेरा सोर्स तो ये किताब है, मैंने बस इस किताब से देखा, और इस किताब में पेज नंबर 36 पे एक चीज लिखी हुई है। इट वॉज डिसाइडेड टू लोकेट प्लाटून 9 with 40 soldiers roughly 1 kilometer southwest of platoon 7. The distance between, ये important है, the distance between platoon 7 and 8 was 300 yards, a little less than 3 kilometers. ये जो एस्पेक्ट है ये पिक्चर में अलग दिखाया गया है। पिक्चर में कहा है कि 7-8 के बीच में डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर का है, और मेरे ख्याल से जो जिस व्यूअर ने ये कमेंट किया था कि सब मैंने गलत बताया, वो भी शायद ये सोच रहा था कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना था 7 और 8 के बीच में, मैं जानता हूं कि मोस्ट व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता, पर मैं अपनी अगर बात करूं तो मुझे तो ये चीज़ मैटर करती है कि ये छोटे छोटे डिटेल्स कि 7-8 में डिस्टेंस कितना था, कैसे प्लाटून्स को किस तरह से ओरिएंट किया गया था एक दूसरे के रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट में, मुझे इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेरे लिए वो डिटेल इंपॉर्टेंट है। मुझे इस किताब में जो मुझे जानने को मिला, मैंने वो वीडियो में बताया है। पर इस पूरी कहानी को देख के, जो मैंने वीडियो में बनाया वो और जो मैंने पिक्चर में देखा, मैंने ये नोटिस किया कि जो मैंने प्लाटून्स के पोजीशंस बताए हैं पिक्चर में कुछ अलग दिखाया गया है। तो अगर आप पिक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने जो बताया वो गलत है, पर अगर आप मेरे वीडियो पे जो मैंने बताया उस पर आप भरोसा कर रहे हैं, मैंने तो इस किताब से पढ़ के बताया, अगर इस किताब में ही गलत लिखा है तो हो सकता है कि मेरा भी गलत हो। पर मैंने ये नोटिस किया कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्लाटून्स के डिप्लॉयमेंट के बारे में, इस बैटल के बारे में ईजिली अवेलेबल ही नहीं है। और ये फिर से घूम के वही मेरा कंसर्न आ जाता है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि हमको इन बैटल्स के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स मिले जो बहुत लोग जानना चाहते हैं। आई नो कि डिटेल इसलिए नहीं मिलता, कोई इस पर काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि बात तो ये हो जाती है कि ज़्यादातर लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। पर जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मेरे जैसे कुछ लोग हैं, आपके जैसे कुछ लोग हैं जो एक्चुअली जानना चाहते हैं, उनके पास कोई सोर्स ही नहीं बचता। हमारे पास ले दे के सोर्स बचता है ऐसी किताबें। किसी इंसान ने, अब जैसे ये कुलप्रीत यादव जी हैं, ये खुद आर्म फोर्सेस में सर्व कर चुके हैं, आई थिंक ये कोस्ट गार्ड में थे, और इन्होंने बहुत ऐसे लोगों से बात की जिन्होंने उस बैटल का, जिनको एक्सपीरियंस था या फिर उस बैटल में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनके रिलेटिव से बात की, तो उन्होंने अच्छा खासा रिसर्च किया है। तो हम उनके रिसर्च पे डिपेंडेंट हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई एक वेबसाइट हो, सरकारी वेबसाइट हो भारत सरकार की या इंडियन आर्मी की वेबसाइट हो, जिसपे ये सारे डिटेल्स दिए गए हो। आई एम श्योर इसका कोई रीज़न तो होता होगा, क्योंकि इतने सालों से नहीं किया गया है। तो क्या इसका ये रीज़न है कि इतने लोग इंटरेस्टेड नहीं है और वो एफर्ट उतना वर्थ नहीं होगा, क्या मालूम। तो ये मेरे 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट मेरा ये है, जो कि एक्चुअली थोड़ा इलैबोरेट है। मूवी में ऐसे बहुत सारे सीन्स दिखाए गए हैं जो कि किताब में नहीं थे, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि इस किताब की जो कहानी है
वो शुरू होती है जब 13 कुमाऊं बारामूला में पोजीशन था। पिक्चर की कहानी स्टार्ट की गई है डायरेक्टली लेह से, तो बारामूला का वहाँ पे दिखाया नहीं गया। और ये आप समझ सकते हैं क्योंकि पिक्चर में आपको 2-2.5 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें आप इतना पीछे से शुरू नहीं कर सकते। पर इस किताब में पूरी जो कहानी है वो इस बैटल की है, पर मूवी इस तरह से बनाई गई है कि थोड़ी सी बैक स्टोरी मेजर शतान सिंह भाटी की दी गई है। थोड़ा बताया गया है कि उनकी लाइफ पहले कैसी थी, बहुत थोड़ा सा बताया गया है, मतलब आई थिंक 10-15 मिनट के सीन होंगे जिसमें उनकी वाइफ के बारे में दिखाया गया है, उनके बेटे के कुछ 1-2 सीन्स हैं, पर वो ओवरऑल आई थिंक 15 मिनट्स के ऊपर नहीं होंगे। वो इसलिए ऐड किया गया ताकि पिक्चर में थोड़ा सा इमोशनल एस्पेक्ट आए, हमको मेजर शतान सिंह के साथ वो इमोशनल कनेक्ट फील हो। और उसके अलावा जो उनके सोल्जर्स थे चार्ली कंपनी के, उनके बीच में एक ब्रदरहुड की फीलिंग दिखाने के लिए और आपस में कैसी बॉन्डिंग थी, ये सब दिखाने के लिए उनके भी कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि इस किताब में मैंने नहीं पढ़े थे। हालांकि ऐसे भी किताब में कुछ सीन्स मैंने पढ़े जो कि पिक्चर में नहीं दिखाया गया, जैसे कि जो बादाम वाला सीन था जो मैंने इस किताब में पढ़ा, जब मेजर शतान सिंह ने कहा था अपने जवानों को उनकी मोरल को इंप्रूव करने के लिए कि मेरे पास कुछ बादाम रखे हैं, वो आप लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके खा लीजिए, मुझे नहीं खाने की जरूरत है क्योंकि मेरा दिमाग बहुत तेज है। तो ये मुझे एक ह्यूमरस इंसिडेंट लगा था इस किताब का, पर पिक्चर में नहीं दिखाया गया है। पिक्चर में एक सीन दिखाया गया है, ये थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा ना, पर आई थिंक चलेगा क्योंकि स्टोरी से रिलेटेड नहीं है। पिक्चर में एक सीन है जब मेजर शतान सिंह के जो जवान हैं वो उनसे पूछ रहे हैं कि सर आपका नाम शैतान कैसे पड़ गया, इतना अजीब नाम है, ये आपके पेरेंट्स ने ये नाम क्यों रखा आपका। पर मेरा मलाल ये है इस पिक्चर से कि फिर मेजर शतान सिंह के कैरेक्टर ने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने बस बाकी थ्योरी सुनी और रियल रीजन क्या है वो बताया नहीं है। तो पिक्चर में को भी देखने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि उनका नाम शैतान सिंह क्यों है। एक और इंपॉर्टेंट सीन है जो कि इस पिक्चर का क्लाइमैक्स है, पर वो आई थिंक थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, चलिए उसको मैं स्किप कर देता हूँ। मैं बुक की बात करता हूँ। बुक में दिखाया है कि जब मेजर शतान सिंह को गोली लगी थी, पहले उनके कंधे पे गोली लगी थी, उसको उन्होंने बैंडेज कर लिया था, पर उसके बाद उनके पेट में गोली लगी थी और फिर उनके साथियों ने उनको एक पत्थर के पास टिकाया और उनसे कहा कि हम आपको इवैक्यूएट करना चाहते हैं, पर मेजर ने इसके लिए मना कर दिया था। मूवी में मेजर शतान सिंह की कुर्बानी को अलग तरीके से दिखाया गया है, उसको ऐसा दिखाया है कि आप थोड़ा इमोशनली मूव हो जाएंगे। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है जो मैंने बुक में पढ़ा था वर्सेस जो मैंने मूवी में देखा। इसके अलावा बुक में चाइनीज साइड के जो ऑफिसर्स थे, उनके जवान थे, उसके बारे में बिल्कुल ना के बराबर मेंशन किया गया है। तो मैंने जब ये पिक्चर देखी तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि चाइनीज़ कवरेज इतना ज़्यादा होगा पिक्चर में जितना मुझे देखने को मिला, क्योंकि उसमें तो ये भी दिखाया है कि चाइनीज़ साइड से जो मेजर काओ थे, जो चाइनीज़ साइड से जो जनरल काओ थे, उनका क्या अप्रोच था इस बैटल को लेकर। इनफैक्ट क्लाइमैक्स में भी दिखाया है कि एक चाइनीज़ अफसर मेजर शतान सिंह के सामने आके खड़े होते हैं और वहाँ पे जो सीन है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। पर ये सारी चीज़ें किताब में नहीं थी और बुक में मिली, तो मुझे लगा कि हाँ मूवी में मुझे ये वैल्यू एडिशन दिखाई पड़ा है। मैंने ये मूवी जस्ट अभी देखी है, तो इस मूवी को लेकर जो मेरे बिल्कुल फर्स्ट इंप्रेशन जो मेरा था उससे रिलेटेड जो मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे वो मैंने आपको दे दिए। अगर टेक्निकली बताऊं तो इस पिक्चर का आई वुड से 50% पार्ट 50 या आई वुड से 45% पार्ट बैटल का है। उसके पहले बिल्डअप दिखाया है और थोड़ा आपको इमोशनली कनेक्ट कराने की कोशिश की है कैरेक्टर्स के साथ। जो ओवरऑल फीडबैक वाला पार्ट होता है वो मुझे बहुत नर्वस करता है क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव होता है। जब भी आप किसी भी मूवी का रिव्यू देखने जाते हैं ना, तो अक्सर हमारी एक टेंडेंसी होती है, एक आदत होती है कि हम जाएंगे गूगल पे या यूट्यूब पे जाएंगे और उस पिक्चर का नाम लिखेंगे और फिर आगे लिखेंगे रिव्यू। जो भी वीडियो ऊपर आया या इंटरनेट गूगल पे जो भी वेबसाइट ऊपर आई, हम जाके सीधे उसका रिव्यू पढ़ लेंगे और हम उससे डिसाइड कर लेते हैं। मुझे ये अप्रोच पूरी तरह गलत लगता है। तो मेरा ये मानना है मूवी रिव्यू को लेके कि किसी भी रैंडम बंदे की बात मत सुनिए, पहले आप इस चीज़ पे बहुत एफर्ट डालिए, बहुत मेहनत करिए एक ऐसा व्यक्ति खोजने में जिसके मूवी चॉइसेस, ध्यान से सुनिए, ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जिसके मूवी चॉइसेस आपके साथ मैच करते हो। किसी भी रैंडम टॉम डिक एंड हैरी ऐरे गैरे इंसान को आपने उठा के कोई भी यूट्यूबर देख लिया आपने और उसके रिव्यूज़ को सुन लिया और आपने डिसाइड कर लिया कि पिक्चर अच्छी है कि नहीं, ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई अच्छी पिक्चर आपके यहाँ से निकल जाए क्योंकि किसी रैंडम यूट्यूबर का वीडियो आपने देख लिया था और उसने कहा था कि पिक्चर अच्छी नहीं है। पहले बहुत मेहनत करनी है ढूंढने के लिए कि ऐसा कौन सा रिव्यूअर या कौन सा कॉन्टेंट क्रिएटर, कौन सी वेबसाइट है जिसके ओपिनियंस जनरली आपके साथ मैच कर जाते हैं। अपनी रियल लाइफ में भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ सकते हैं जिसके मूवी चॉइसेस आपके साथ मैच करें। मुझे मिलिट्री हिस्ट्री जॉनर बहुत पसंद है। इस जॉनर की कोई भी पिक्चर मैं स्किप नहीं करता हूं। तो अगर कोई बहुत खराब पिक्चर भी है ना, पर अगर मिलिट्री हिस्ट्री के जॉनर की है तो मैं एक बार तो देख ही लूंगा। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैंने सिर्फ इस जॉनर का नाम लेके पिक्चर उठा के देख ली और पिक्चर एकदम बकवास निकली। और ये हॉलीवुड में भी होता है और हिंदी मूवीज में भी होता है। मुझे जनरली मिलिट्री हिस्ट्री जॉनर पसंद आता है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि पिक्चर अच्छी है तो आपको ये देखना है
कि यार ये बंदा हमेशा मिलिट्री हिस्ट्री की पिक्चरों को जनरली पसंद ही करता है, तो वो बात ध्यान रखनी है आपको और फिर मेरे रिकमेंडेशन को फॉलो करना है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल से मेरे से जुड़े हैं, तो आप मिलिट्री हिस्ट्री में शायद जनरली इंटरेस्ट रखते होंगे, तो एक सेफ बेट है कि मेरा जो रिकमेंडेशन होगा वो आपके मूवी चॉइस के आसपास तो होना चाहिए, क्योंकि आप भी मिलिट्री हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, तभी आप मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं। ये सारे डिस्क्लेमर हो गए। अब बात करते हैं इस पिक्चर के मेरे ओपिनियन के बारे में। मुझे ऐसा लगा कि इस पिक्चर को मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा। जहां पे पिक्चर मुझे लैकिंग लगी, एक तो वो मेरी कंप्लेंट हमेशा रहती है कि टैक्टिकली इस पिक्चर को थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से दिखाना चाहिए था। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप आधे घंटे बस स्ट्रैटेजी दिखाइए, टैक्टिक्स दिखाइए, पर एटलीस्ट 10 मिनट, 2 घंटे में आप 10 मिनट अगर स्पेयर कर सकते हैं टैक्टिक्स एक्सप्लेन करने में, एक ग्राफिक लेके आइए ऊपर से, है ना, और उस जहाँ पे वो बैटल हुआ है उसको ऊपर से दिखाइए और बताइए कि यहाँ पे ये पोजीशन है। मतलब पीछे कोई वॉइस ओवर रहेगा, अमिताभ बच्चन जी ने इसमें आवाज़ दी है इस पिक्चर के इंट्रोडक्शन में, वहाँ पे उनका आवाज़ डाल दीजिए और बता दीजिए कि ये प्लाटून्स थे। आई डोंट नो, मतलब मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आती है, तो उस चीज़ का मेरा एक कंप्लेन रहता है। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगा कि जो प्रोटैगनिस्ट है इस मूवी में, फरहान अख्तर, उनकी परफॉर्मेंस मुझे लगा और बेहतर हो सकती थी, क्योंकि जिस व्यक्ति का वो किरदार प्ले कर रहे हैं उस व्यक्ति को परमवीर चक्र मिला है भाई। वो कोई रेगुलर सोल्जर नहीं है, उन्होंने वीरता की पराकाष्ठा को टच किया है। पर अगर अच्छी बातों की बात करें तो जो लास्ट का जो बैटल सीन है, जो स्पेशली लास्ट के जो 20 मिनट है पिक्चर के जहां बैटल हो रहा है, वो पार्ट बहुत इंटेंस है। तो अगर आप बैटल सीन्स देखना पसंद करते हैं तो आपको इस पिक्चर में ऐसे काफ़ी सीन्स मिलेंगे जो आपको थोड़ा मूव करेंगे, जो आपको बहुत इंगेज करेंगे। मैंने इस पिक्चर का एक दो मैंने ऐसा वीडियो देखा था जिसमें वो बता रहे थे कि उन्होंने पिक्चर कितनी डिफिकल्ट कंडीशंस में शूट की, तो वहाँ उन्होंने पहाड़ों पे एक्चुअली जाके शूट किया है। तो उस चीज़ की अपने आप में एक रिस्पेक्ट है, क्योंकि ऐसी पिक्चरों को शूट करना जहाँ पे आप हाई एल्टीट्यूड पे शूट कर रहे हैं, जहाँ इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उस चीज़ के लिए फुल सैल्यूट, 100% मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा जो बाकी किरदार है पिक्चर के, जो 120 जवान थे, उनके बीच में जो बॉन्डिंग दिखाई है, मुझे लगता है कि वो बॉन्डिंग अच्छी लगी मेरे को, क्योंकि ये इमोशनल चीज़ें देख के आप पिक्चर के साथ एज एन इंडियन ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो। अब एक दूसरा डिस्कशन जो मैं करना चाह रहा था, इस पिक्चर से एक बहाना मिल गया मेरे को, पर वो डिस्कशन इस बात के बारे में था कि अगर आप हॉलीवुड मिलिट्री हिस्ट्री की मूवीज़ को हिंदी पिक्चरों के साथ या इंडिया में जो पिक्चर बनती हैं उनके साथ कंपेयर करें, तो आपको कुछ चेंजेस या आई वुड से आई थिंक डिफरेंसेस बोलना चाहिए, कुछ अंतर आपको नजर आएंगे। मैं हमेशा सेविंग प्राइवेट रैन का जिक्र करता हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उस पिक्चर का। वो मूवी जब आप देखते हैं, उस मूवी को आप देख के आइए और फिर आप 120 बहादुर देखिए, आपको बहुत सारे डिफरेंसेस महसूस होंगे। अगर आपने दोनों पिक्चरें देख ली हैं, आप उन लोगों में से हैं जो ऑलरेडी 120 बहादुर देख चुके हैं, तो एक्चुअली मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा इसके बारे में। अगर आप कमेंट से मुझे बता सकें कि आप कैसे कंपेयर करते हैं दोनों मूवीज़ को। दोनों पिक्चरें मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में है, दोनों में वॉर सीन्स दिखाए गए हैं। तो मेरा ये जनरल फीडबैक, जनरल एक्सपीरियंस ये है हॉलीवुड मूवीज़ को लेके कि वो लोग ना पिक्चर के इमोशनल एस्पेक्ट को उतना एक्सप्लॉइट नहीं करते, इमोशनल एस्पेक्ट उतना नहीं दिखाते जितना इंडियन मूवीज़ में दिखाया जाता है। ये चीज़ अच्छी है कि खराब, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप जब मूवी बनाते हो तो आपको ये देखना होता है कि आपकी ऑडियंस कैसी है। इस बात को मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे से अच्छे से कोई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं 6 साल के बाद अपनी ऑडियंस को अब जान चुका हूँ कि मेरी ऑडियंस किस तरह का कंटेंट एक्चुअली पसंद करती है। ये अलग बात है कि ऑडियंस कहती है कि उनको देखना है, हाँ उनको ये पसंद है, सीरीज़ बनाओ, हम तो पूरी सीरीज़ देखेंगे। पर मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर लोग सीरीज़ नहीं देख पाते, उनको एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं होता है। 1-2 एपिसोड देख लेंगे, पर जैसे वो सीरीज़ 5 एपिसोड के ऊपर गई, 3 एपिसोड के ऊपर गई, तो बोलने लगते हैं कि अरे भाई बोर हो गए, बस कुछ और कर। मैं जानता हूँ कि वो ऑडियंस नहीं है जिसको मैं टारगेट करना चाहता हूँ। मैं टारगेट करना चाहता हूँ ऐसी ऑडियंस को जो एक्चुअली इन डेप्थ बातें सुनना चाहते हैं। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि जब एक मूवी मेकर पिक्चर बनाता है तो उसको ये समझना पड़ता है कि मेरी ऑडियंस कैसी है। तो अगर हॉलीवुड मूवीज़ में इतना इमोशनल एस्पेक्ट पिक्चर का नहीं एक्सप्लॉइट किया जाता है, उतना इमोशनल चीज़ें नहीं दिखाई जाती, तो मेरा ये मानना है कि ऑडियंस वैसी है, मतलब ऑडियंस ऐसी है जिसको बहुत इमोशनल एस्पेक्ट आप दिखा दोगे तो वो शायद से उनको लगेगा कि अरे बहुत हो गया। इंडियन ऑडियंस ऑन दी अदर हैंड आई वुड से कि काफ़ी इमोशनल ऑडियंस है। हमारी मिलिट्री हिस्ट्री की मूवीज आप उठा के देखिए, वॉर मूवीज देखिए, तो उसमें आप देखेंगे हमेशा एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरटोन होता है इमोशन का। अब जैसे कि बॉर्डर मूवी है, मुझे ये पिक्चर बहुत पसंद है, मैंने बचपन में देखी थी और मैं उसके बाद ये पिक्चर आई थिंक 4-5 बार देख चुका हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है पिक्चर और भर भर के इस पिक्चर में इमोशंस डाले गए हैं। इसको आप कंपेयर करिए सेविंग प्राइवेट रायन के साथ। उसमें जब जो उसकी पूरी 8 बंदों की या
जो 8 बंदों का स्क्वाड है कैप्टन मिलर का, एक एक करके उसमें से बंदे मरने लगते हैं। जो पहला कैजुअलिटी था, आई थिंक वो कपार्जो था ना शायद से, जिसको वो स्नाइपर गोली मार देता है, तो उसका जो मरने का सीन है उसको आप देखिए, कितने कितने आई वुड से ऑब्जेक्टिवली उस पर स्नाइपर ने निशाना लगाया और मर गया, और फिर जो उसके जो एक दो साथी हैं उनको बुरा लग रहा है। जो ऑडियंस का एक्सपीरियंस है वो इमोशन का एक्सपीरियंस नहीं है। जब उसको गोली लगती है कपार्जो को, तो ऑडियंस को फील होता है कि अरे अरे बेचारा, एक पिटी, ये कैसे मर रहा है, वो देखो, ओहो उसको गोली लग गई, वो तड़प रहा है वहां पे। आपको एक दया की भावना आपके मन में क्रिएट होती है। मतलब मैं नहीं कहूंगा कि सबके मन में वही क्रिएट होती है, आई वुड से मोस्ट पीपल वुड एसोसिएट दैट सीन विद पिटी। बॉर्डर मूवी में अगर आपको याद होगा, तो जब अक्षय खन्ना की मृत्यु होती है, जो अक्षय खन्ना का किरदार है, और फिर सुनील शेट्टी की जब मृत्यु होती है, तो वो सीन्स बहुत इमोशनल है, बहुत मूविंग है, और हम बहुत कनेक्ट करते हैं उसके साथ। वहाँ की मूवीज़ में जो बैटल का और कैजुअलिटीज़ का जो विसरल एस्पेक्ट है, कि गोली लग गई, एक पैर उड़ गया, उसका ब्लास्ट हुआ, उसका हाथ अलग हो गया, ये सारी चीज़ें स्पेशली स्पीलबर्ग की मूवीज़ में आपको बहुत देखने को मिलेंगी। तो बहुत सारी ऑडियंस ऐसी होती है जो वो चीज़ देखना चाहती है। इंडियन मूवीज़ में आपको हीरोइक्स और इमोशंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, और मैं इस चीज़ के लिए कंप्लीटली जिम्मेदार मानता हूँ अपनी ऑडियंस को, ना कि मूवी मेकर्स को। क्योंकि अगर ऑडियंस ऐसी है जिसको ये सारी चीज़ें देखनी है, जो ऐसी चीज़ों पे ताली बजाती है, जो कि खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, या जिनकी आंखों में आंसू आते हैं, आपको एज ए मूवी मेकर ऐसी ही मूवीज बनानी पड़ेंगी जो इस ऑडियंस को अपील करे। मेरा जो पैशन है कि किसी चीज़ के बारे में एकदम घुस के बात की जाए, और ये चीज़ ज़्यादातर ऑडियंस के साथ मैच नहीं हो पाती, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस को बस ऊपर ऊपर से जानना है कि क्या हुआ, बस मुझे बता दो, एक ओवरव्यू मेरे को दे दो बस। और इस चीज़ में कोई खराब बात नहीं है। मतलब डोंट फॉर वन मोमेंट think that this is a bad thing. It's okay to have just overview of things. You don't have to get into the details every time. But there are some people who love details. एक कहावत है ना इंग्लिश में, the devil is in the details, और मैं इस कहावत में 100% बिलीव करता हूँ। तो अगर आप कोई भी कंटेंट बना रहे हैं जो बहुत लंबा है, आपने किताब लिखी है 400 पेज की, 500 पेज की, मुझे बहुत मजा आता है अगर उस टॉपिक पे मुझे इंटरेस्ट है तो ये एक मेरा एक जनरल ओपिनियन है कि जब मैं 120 बहादुर देख के बाहर निकला, तो मैं हमेशा इस बात पे बहुत ध्यान देता हूँ कि जब पिक्चर देखने के तुरंत बाद मेरे मन में क्या फीलिंग आ रही है। तो 120 बहादुर के बाद जो मेरे मन में फीलिंग आ रही थी, वो फीलिंग उस फीलिंग से बहुत अलग थी जो सेविंग प्राइवेट रैन के बाद मेरे मन में आई थी। आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या आप उस तरह की ऑडियंस हैं जिसको इमोशंस चाहिए पिक्चर में, या आप विसरल चीज़ देखना चाहते हैं एक वॉर मूवी में? मतलब आप देखना चाहते हैं कि पिक्चर की बैटल की रियलिटी दिखाओ मेरे को, इमोशंस आप सेकेंडरी कर दो, मुझे इमोशंस में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना बैटल की विसरल रियलिटी, उसके डिस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है। ये हो गई एक लंबी कहानी। दूसरी छोटी कहानी, इंडिया की मूवीज़ में जब वॉर मूवीज बनाई जाती हैं तो जनरली जो आपका एंटागनिस्ट होता है, या फिर आप कह लीजिए कि पिक्चर में जो खलनायक होता है, खलनायक वर्ड नहीं बोलना चाहिए, जो प्रोटैगनिस्ट के अगेंस्ट खड़ा होता है, जरूरी नहीं कि वो विलन हो, पर प्रोटैगनिस्ट के अगेंस्ट है, उसका कुछ अलग एजेंडा है। स्पेशली वॉर मूवीज़ में, हमारे हिंदी मूवीज़ में दिखाया जाता है कि जो हमारी साइड है, जिस साइड से वो लड़ रही है, वो साइड पूरी की पूरी साइड विलन है, वो ईविल है। यानी जब आप किसी दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं तो दुश्मन एक नंबर का खराब इंसान है, और दुश्मन के सारे जो फौजी हैं वो सारे खराब इंसान हैं। वो फीलिंग इसलिए दिखाई जाती है ताकि हमारे मन में जो हमारा ऑपोजिंग फोर्स है उसके प्रति एक नफरत की भावना क्रिएट हो, और उस भावना को हम पूरी तरह से फील कर पाएं जब हम पिक्चर देखते हैं। तो ये चीज़ हॉलीवुड मूवीज में भी दिखाई जाती है। वहाँ पे भी आप देखेंगे, जब आप वर्ल्ड वॉर 2 की मूवी देखेंगे तो जर्मन सोल्जर्स को, अगर वो अमेरिकन पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है, तो जर्मन सोल्जर्स को आप देखेंगे कि बहुत ऐसे दिखाया गया है कि ये लोग बहुत खराब इंसान है। सेविंग प्राइवेट रैन में जो ओमाहा बीच वाला सीन है, उसमें जो जर्मन सोल्जर्स गोलियां चला रहे हैं अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर, क्या वो सारे जर्मन सोल्जर्स विलन है? क्या वो इतना इविल है वो लोग कि उनको इनसे नफरत है कि इन सबको मारना है उनको? कि क्या ये सच है कि उन जर्मन सोल्जर्स को जो गोलियां चला रहे हैं बेरहमी से उन अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर, उन जर्मन सोल्जर्स को ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आपको इस पोजीशन को डिफेंड करना है एट वॉट एवर कॉस्ट?